सो नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो साइंटिफिक टेक्निक ऑफ टेलर है। इससे पहले हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ा था या साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था। सबसे पहले इसमें है फंक्शनल फोरमैनशिप। इन दिस टेक्निक टेलर सजेस्टेड द डिवीजन ऑफ फैक्ट्री in two department, planning department and production department, as the tailor felt that the worker must be free from the burden of planning and they must concentrate on work and production. इस टेक्निक में टेलर ने ये सजेस्ट किया जो फैक्ट्री है उसे दो पार्ट में डिवाइड कर देना चाहिए। पहला होता है प्लानिंग डिपार्टमेंट, दूसरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। टेलर ने फील किया जो वर्कर होते हैं उन्हें प्लानिंग के बर्डन से क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए और उन्हें अपने वर्क या फिर प्रोडक्शन में कंसंट्रेट करना चाहिए। टेलर ने ये भी सजेस्ट किया जो हमारे दोनों डिपार्टमेंट है उनमें चार चार क्या होने चाहिए, फोरमैन होने चाहिए जो वर्कर को क्या करे, सुपरवाइज करे, गाइड करे, इंस्ट्रक्ट करे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास, देखो टेलर ने ये भी कहा कि अगर एक फॉरमैन क्या होता है हर एक इस एस्पेक्ट का स्पेशलिस्ट नहीं हो सकता या एक्सपर्ट नहीं हो सकता, इसलिए टेलर ने स्ट्रेस किया कि मिनिमम 8 स्पेशलिस्ट होने चाहिए या हर क्या होने चाहिए, 8 फंक्शनल एक्सपर्ट होने चाहिए वर्कर को गाइड या सुपरवाइज करने के लिए। इज इट क्लियर? तो हमारे पास देखो ये एक क्या दे रखा है, पिक्चर दे रखी है। देखो फैक्ट्री, टोटल फैक्ट्री मैनेजर है यानी फैक्ट्री है ये, इसे दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, प्लानिंग इंचार्ज और प्रोडक्शन इंचार्ज। इज इट क्लियर? और दोनों डिपार्टमेंट में क्या किया हमने, चार चार क्या कर दिए हमने, फोरमैन क्या कर दिए, अपॉइंट कर दिए। पहला है रूट क्लर्क, फिर है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, नेक्स्ट है कॉस्ट एंड टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिनियर, नेक्स्ट वाले में है गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर। इज इट क्लियर? स्टार्ट करेंगे हम रूट क्लर्क। रूट क्लर्क क्या होता है, दिस फॉरमैन इज रिस्पॉन्सिबल टू फिक्स अप द सीक्वेंस ऑफ स्टेप परफॉर्मिंग मैकेनिकल एंड मैनुअल जॉब। नाम से पता लग रहा है रूट क्लर्क। रूट का मतलब होता है वे का मतलब होता है मेथड। ये क्या करता है, रूट क्लर्क क्या करता है, एक सीक्वेंस फिक्स करता है कि किसी भी वर्क को या किसी भी जॉब को या किसी भी मैकेनिकल या फिर मैनुअल जॉब को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या क्या सीक्वेंस ऑफ स्टेप हमें फॉलो करने पड़ेंगे। इज इट क्लियर? तो ये क्या करता है, हमें प्रोसीजर, हम ये भी कह सकते हैं ये क्या करता है, हमें प्रोसीजर प्रोवाइड करता है कि कैसे हमें किस वर्क को परफॉर्म करना है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। This foreman is responsible for giving general instruction necessary to the carry on the job and specified manner in a specified manner. इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क क्या होता है, ये क्या करता है, एम्प्लॉय को या वर्कर को क्या करता है, इंस्ट्रक्ट करता है, यानी ये जनरल इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है वर्कर को कि किस काम को कैसे परफॉर्म करना चाहिए और कैसे हम उसे स्पेसिफाइड मैनर में क्या कर सकते हैं, उस काम को पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। दिस फॉरमैन इज रिस्पॉन्सिबल टू फिक्स अप द टाइम फॉर स्टार्टिंग एंड कंप्लीशन ऑफ द जॉब। इज इट क्लियर? ये जो फॉरमैन होता है ये क्या करता है, किसी भी वर्क के लिए क्या करता है, टाइम फिक्स करता है कि कितने टाइम पे कोई भी वर्क स्टार्ट होना चाहिए और कब उसे कंप्लीट हो जाना चाहिए। और ये ऑल्सो क्या करता है, ये ही ऑल्सो प्रिपेयर द कॉस्ट शीट ऑफ एवरी जॉब, और ये हर क्या करता है, हर एक जॉब की क्या करता है, कॉस्ट शीट भी बनाता है, यानी किसी भी जॉब को परफॉर्म करने में कितनी लागत आई है वो भी ये क्या करता है, इसके लिए भी ये क्या करता है, वर्क करता है। नेक्स्ट है डिसिप्लिनियर। डिसिप्लिनियर से आपको पता लग रहा होगा ये क्या करता है, डिसिप्लिन मेंटेन करता है। इज इट क्लियर? तो दिस फॉरमैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्म द जॉब इन ऑर्डरली एंड सिस्टमेटिक वे। ये क्या करता है, ये जो फॉरमैन होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है जो भी वर्क परफॉर्म किया जा रहा है उसे ऑर्डरली एंड सिस्टमेटिक वे में परफॉर्म करने के लिए क्या करता है, ये क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये जो भी वर्क किया जा रहा है उसे ऑर्डरली एंड सिस्टमेटिक वे में क्या करता है, परफॉर्म करवाता है वर्कर के द्वारा है। तो ये इसका मतलब ये क्या करता है, डिसिप्लिन मेंटेन करता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है प्रोडक्शन इंचार्ज के अंडर में क्या क्या आते हैं। पहला आता है गैंग बॉस। गैंग बॉस क्या करता है, ही अरेंज ऑल द मशीन, टूल्स एंड अदर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द जॉब so that their
इज नो डिले। तो गैंग बॉस का जो काम होता है वो क्या करता है, जितने भी मशीन टूल्स है, जितने भी किसी भी वर्क को करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए, किसी भी जॉब को परफॉर्म करने के लिए जितने भी रिसोर्सेज चाहिए होता है, इंक्लूडिंग मशीन टूल्स वर्कर, वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है। इज इट क्लियर? जिससे कि वर्क में डिले ना हो पाए। आ रहा है समझ में? अगेन कि ये जो क्या होता है, गैंग बॉस क्या होता है, जितने भी रिसोर्सेस क्या होते हैं किसी भी जॉब को परफॉर्म करने के लिए चाहिए होते हैं, ये सारे रिसोर्सेस क्या करता है, अरेंज करवाता है, जिससे वर्क में डिले ना हो। नेक्स्ट है हमारे पास स्पीड बॉस। दिस फॉरमैन अश्योर टाइमली कंप्लीशन ऑफ जॉब। स्पीड बॉस क्या करता है, ये अश्योर करता है कि जो भी वर्क किया जा रहा है वो क्या किया जाए, टाइमली कंप्लीट हो पाए। इज इट क्लियर? तो ये क्या करता है, किसी भी काम को टाइमली कंप्लीट करने के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट है रिपेयर बॉस। नाम से पता लग रहा है रिपेयर बॉस So repair boss, this boss ensure that the machine and tools are kept in a working condition. So इस बॉस का जो काम होता है, रिपेयर बॉस का जो काम होता है वो ये इंश्योर करना होता है कि जो मशीन एंड टूल्स वर्क के लिए या जॉब के लिए यूज़ किए जा रहे हैं वो वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है। आ रहा समझ में? तो अगर कोई भी मशीन या टूल्स वर्किंग कंडीशन में नहीं होते तो ये उस पर एक्शन लेता है और उसे रिपेयर करता है, जिससे कि वर्क में डिले ना हो। नेक्स्ट है इसमें इंस्पेक्टर। सो इंस्पेक्टर नाम से पता लग रहा है हु इंस्पेक्ट, जो क्या करता है, इंस्पेक्शन करता है। दिस बॉस कीप चेक ऑन क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द आउटपुट। ये क्या करता है, जो भी आउटपुट आता है उसका क्या करता है, क्वालिटी कंट्रोल क्या करता है, चेक करता है कि इज द क्वालिटी ऑफ आउटपुट इज गुड और नॉट। इज इट क्लियर? सो नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट टेक्निक जो हमारे पास है वो क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑलवेज एम्फसाइज ऑन मेंटेनिंग स्टैंडर्ड रिलेटिंग टू एवरी स्टेप ऑफ बिजनेस ऑपरेशन. Standardization of output is possible if a standard is maintained right from the selection of tools, equipment, and machine to use, maximize the output by keeping in mind quality of a standard. So, साइंटिफिक मैनेजमेंट हमेशा एम्फसाइज करता है या फोकस करता है कि जितने भी स्टेप बिजनेस ऑपरेशन में लिए जा रहे हैं उनमें क्या हो, हर एक स्टेप में क्या हो, स्टैंडर्ड मेंटेन हो. इज इट क्लियर? और अगर हमें आउटपुट में क्या चाहिए, स्टैंडर्डाइजेशन चाहिए, तो हमें स्टैंडर्ड राइट फ्रॉम द सिलेक्शन ऑफ टूल्स से मेंटेन करना पड़ता है. इज इट क्लियर? आ रहा समझ में? सो स्टैंडर्ड का मतलब ये नहीं होता, स्टैंडर्ड का मतलब ये नहीं होता सिर्फ क्वालिटी मेंटेन करना. इज इट क्लियर? सो स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि हर चीज़ स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए, वेदर इट इज साइज, कलर, टाइप, वेट एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट. इज इट क्लियर? सो हर चीज़ क्या होनी चाहिए, स्टैंडर्डाइज्ड होनी चाहिए. इज इट क्लियर? जो भी बिजनेस ऑपरेशन किया जा रहा है वो हर चीज़ स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए. सबका एक स्टैंडर्ड सेट होना चाहिए कि हमें किस तरीके से काम करना है, हमें प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी रखनी है, हमें प्रोडक्ट का साइज कैसे रखना है, हमें प्रोडक्ट का कलर कैसे रखना है, टाइप कैसे होना चाहिए, मीजर्स कैसे होने चाहिए. तो हर चीज़ क्या होती है, स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए. इज इट क्लियर? और वही बात करते हैं हम सिंप्लीफिकेशन की. सिंप्लीफिकेशन में ये टेक्निक ये कहता है कि जो भी हमारे वर्क होते हैं हमें उन्हें डाइवर्सिफाई, अननेसेसरी डाइवर्सिफाई नहीं करना चाहिए. सिंपल सी बात है, जिस प्रोडक्ट में या जिस आउटपुट में हम डील कर रहे हैं हमें वो कम से कम रखने चाहिए. जितने ज़्यादा डाइवर्स होंगे, जितने ज़्यादा क्या होंगे हमारे पास प्रोडक्ट होंगे, उतनी ज़्यादा कॉस्ट लगेगी, उतने ज़्यादा वर्कर चाहिए होंगे. तो जितने कम चीज़ें होगी उतनी चीज़ें क्या होगी, उतनी ही वो चीज़ें क्या होगी, सिंप्लीफाई होगी. इज इट क्लियर? सो जितनी ज़्यादा हमारे पास वैरायटी होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी हमारे पास, हमें और ज़्यादा इन्वेंट्री की ज़रूरत पड़ेगी, हमें ज़्यादा मशीनरी की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे कॉस्ट क्या होगी, वो भी ज़्यादा होगी. तो हमें क्या करना चाहिए, अपने जो टास्क है उनको सिंप्लीफाई करना चाहिए और हमें ज़्यादा वैरायटी नहीं रखनी चाहिए. जितनी कम हम वैरायटी रखेंगे उतना ही हमारा क्या होगा, वर्क में क्या आगे सिंप्लीफिकेशन आएगी और हम ईजिली और इकोनॉमिकली वर्क कर पाएंगे. सो उसके बाद है वर्क स्टडी. सो वर्क स्टडी हमने क्यों किया, वर्क स्टडी मैक्सिमाइज प्रोडक्शन मिनिमम कॉस्ट. इज इट क्लियर? सो वर्क स्टडी एक क्या होता है, टेक्निक होता है किसी भी चीज़ को क्या करना, स्टडी करना, उसके बाद उसे क्या करना, इम्प्लीमेंट करना. इज इट क्लियर? इससे क्या होता है, जो प्रोडक्शन होता है वो मैक्सिमाइज होता है और कॉस्ट क्या होती है, कम हो जाती है. इज इट क्लियर? सो
इसमें बहुत सारी स्टडीज़ आती है, जैसे है फटीग स्टडी, मेथड स्टडी, टाइम स्टडी और मोशन स्टडी, ये सारी स्टडी इसमें आती है। तो ये क्या है हमारे पास, थर्ड हमारे पास क्या है, टेक्निक है वर्क स्टडी, और इसके अंदर में सबसे पहले आता है फटीग स्टडी। इज इट क्लियर? सो फटीग का मतलब होता है मीन्स टायर्डनेस और थकावट। इज इट क्लियर? सो अगर रेगुलर कोई क्या करता है, कोई भी एम्प्लॉय काम करता है, तो काम करते करते वो थक जाता है और उसे रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो फटीग स्टडी हमें ये बताती है कि हमें कहाँ पर एम्प्लॉय को रेस्ट देना चाहिए, कितना रेस्ट देना चाहिए और कितनी बार रेस्ट देना चाहिए। इज इट क्लियर? सो this technique scientific management is conducted to find first is the frequency of rest interval, यानी कितने टाइम पीरियड बाद हमें रेस्ट इंटरवल लेना चाहिए। द ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल, की कितना टाइम, कितना ड्यूरेशन होना चाहिए रेस्ट इंटरवल का, 15 मिनट, 10 मिनट, 25 मिनट। और द नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल, यानी एक वर्क को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास कितने रेस्ट इंटरवल होने चाहिए। इज इट क्लियर? सो कभी भी कोई वर्कर काम करता है तो काम करते करते उसकी क्या होने लग जाती है, धीरे धीरे वो थक जाता है, टायर्ड हो जाता है और उसकी इफिशिएंसी क्या होती है, डिक्रीज होने लगती है। इज इट क्लियर? सो टू कंडक्ट द फटीग स्टडी, टेलर सजेस्टेड टू ऑब्जर्व द एवरेज वर्कर व्हेन ही परफॉर्मिंग अ जॉब एंड नोट डाउन द टाइम व्हेन that worker start getting tired and when his efficiency level start decreasing then give him a break. So ये स्टडी कंडक्ट करवाने के लिए या ये फटीग स्टडी कंडक्ट करवाने के लिए टेलर ने सजेस्ट किया कि एक एवरेज वर्कर जो होता है उसको ऑब्जर्व किया जाए जबकि वो किसी वर्क को परफॉर्म कर रहा हो। इज इट क्लियर? और ये नोट किया जाए वो कि कितने टाइम बाद वो टायर्ड हो गया या थक गया और कितने टाइम बाद उसकी इफिशिएंसी लेवल क्या होने लग गई, डिक्रीजिंग होने लग गई। आ रहा समझ में? और जैसे ही आपने फाइंड आउट किया कि इतने टाइम बाद उसकी जो इफिशिएंसी है वो डिक्रीज हो रही है या वो थक रहा है, उसी टाइम उसे क्या दे देना चाहिए, रेस्ट दे देना चाहिए। इज इट क्लियर? और यही स्टडी 100 ऑफ टाइम बार बार परफॉर्म करनी चाहिए और फिर एक हमें क्या निकालना चाहिए, एक स्टैंडर्ड फटीग टाइम निकालना चाहिए जिससे कि हम क्या करें, जो हमारे एम्प्लॉय है उन्हें रेस्ट इंटरवल प्रोवाइड कर सके। आ रहा समझ में? तो टेलर ने सजेस्ट किया कि जो रेस्ट इंटरवल है ये मैनेजर को डिसाइड नहीं करना चाहिए अपने इंट्यूशन या फिर अपने एक्सपीरियंस के थ्रू। ये एक पर्टिकुलर हमें क्या करनी चाहिए, स्टडी करनी चाहिए कि हमारे वर्कर कितने टाइम बाद थक जाते हैं और कितने टाइम बाद हमें उन्हें टाइम इंटरवल या इंटरवल प्रोवाइड करना चाहिए या ब्रेक प्रोवाइड करना चाहिए। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास मेथड स्टडी। सो मेथड स्टडी का मतलब होता है, मेथड स्टडी जो परफॉर्म किया जाता है वो क्या किया जाता है, किस लिए किया जाता है कि जो हमारे पास जो जितने भी टेक्निक्स होती है, जितने भी मेथड्स होते हैं, उनमें से बेस्ट मेथड यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, बेस्ट मेथड एक्सेप्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, मेथड स्टडी कराते हैं। इज इट क्लियर? द मेथड स्टडी टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट वन बेस्ट मेथड or way to performing the job. Taylor suggested that all the method must be tried in the organization and the one which bring maximum benefit with the minimum cost should be selected. So जो method study technique है वो क्या क्यों कंडक्ट करवाई जाती है, वो इसलिए कंडक्ट करवाई जाती है जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, बेस्ट किसी भी जॉब को परफॉर्म करने के लिए जो बेस्ट मेथड है हम उन्हें क्या कर सके, फाइंड आउट कर सके। टेलर ने ये सजेस्ट किया कि जितने भी मेथड होते हैं किसी भी वर्क को करने के लिए उनको सबको हमें क्या करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए और जो मेथड हमें क्या करे, मैक्सिमम बेनिफिट और मिनिमम कॉस्ट क्या करे, प्रोवाइड करे, हमें उससे क्या करना चाहिए, सेलेक्ट करना चाहिए। इज इट क्लियर? सो ये क्या होता है, ये जो मेथड होता है, ये जो स्टडी होती है, ये स्टडी किससे बेस्ड होती है, जिससे हम क्या कर सके, अपना जो बेस्ट मेथड है वो क्या कर सके, डिटरमाइन कर सके। इज इट क्लियर? कोई भी वर्क हमें अगर करना होगा उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बहुत सारे मेथड यूज़ करने पड़ेंगे और जो बेस्ट मेथड होगा, जो हमें मैक्सिमम बेनिफिट देगा विद मिनिमम कॉस्ट के साथ, हमें उसे क्या करना चाहिए, अडॉप्ट कर लेना चाहिए। इज इट क्लियर? आ रहा समझ में? तो मेथड स्टडी क्यों कराया जाता है, इससे पहले था हमारे पास फटीग स्टडी करवाया जाता है टाइम इंटरवल के लिए कि कब कब एम्प्लॉय को ब्रेक देना चाहिए। मेथड स्टडी करवाया जाता है कि टू फाइंड द बेस्ट मेथड टू वर्क या जॉब के लिए जो बेस्ट मेथड होता है उसे सेलेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, मेथड स्टडी करवाते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास टाइम स्टडी। टेलर सजेस्टेड दैट द टाइम इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म
A job should not be decided by institution and will and wish of the manager, but the time study must conducted to determine the standard time scientifically. To conduct time study, Taylor suggested to observe an average worker when he perform a job with the stopwatch and note down the average time taken by the worker for the completion of job. सो टाइम स्टडी के लिए टेलर ने ये सजेस्ट किया कि किसी भी जॉब को परफॉर्म करने के लिए कितना टाइम चाहिए होता है, ये मैनेजर के इंट्यूशन में या फिर उसके विल और विश के अनुसार डिसाइड नहीं होना चाहिए. इज इट क्लियर? लेकिन हमें क्या करना चाहिए, किसी भी पर्टिकुलर या किसी भी जॉब को परफॉर्म करने के लिए स्टैंडर्ड टाइम अगर हमें निकालना है, उसके लिए हमें एक प्रॉपर स्टडी करनी चाहिए. हमें क्या करना चाहिए, जो एक वर्कर है, एवरेज वर्कर है, उसे ऑब्जर्व करना चाहिए विद अ स्टॉप वॉच. ठीक है, और देखना चाहिए कि वो किसी भी काम को कितने टाइम में कर रहा है और उसको हमें नोट कर देना चाहिए. इज इट क्लियर? और फिर ये जो हमारे पास स्टेप है ये बार बार दोहराना चाहिए. उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, स्टैंडर्ड टाइम सेट कर देना चाहिए. इज इट क्लियर? पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें एक एवरेज वर्कर को क्या करना चाहिए, जब वो वर्क को परफॉर्म कर रहा है उसे स्टॉप वॉच के साथ क्या करना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए. उसके बाद उसका जो वर्किंग टाइम है उसे क्या कर देना चाहिए, हमें नोट डाउन कर देना चाहिए. उसके बाद यही चीज़ें हमें बार बार क्या करनी चाहिए, परफॉर्म करनी चाहिए. उसके बाद हमें एक स्टैंडर्ड टाइम सेट कर देना चाहिए कि हमें किसी भी काम को परफॉर्म करने के लिए कितना टाइम लगता है. इज इट क्लियर? तब उस बेसिस पे क्या करना पड़ेगा, हर एक एम्प्लॉय को उसी टाइम पे क्या करना पड़ेगा, उस वर्क को कंप्लीट करना पड़ेगा. इज इट क्लियर? सो बेसिकली जो टाइम स्टडी की जाती है वो किस लिए की जाती है, जो भी वर्क का जो भी जॉब है उसे परफॉर्म करने के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम कितना होना चाहिए. ठीक है, किसी भी टारगेट को अगर हमें क्या करना, अचीव करना है तो उसके लिए कितना टाइम हमें लगना चाहिए, आ रहा समझ में, या फिर कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय लगने चाहिए किसी सर्टेन जॉब को परफॉर्म करने के लिए. इज इट क्लियर? और इनएफिशिएंट और एफिशिएंट वर्कर में डिफरेंशिएशन करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, टाइम स्टडी करना पड़ता है. इज इट क्लियर? सो कोई वर्कर इनएफिशिएंट है या एफिशिएंट हमें कैसे पता लगेगा, अगर हमारे पास क्या है, एक प्रॉपर टाइम स्टडी है, एक स्टैंडर्ड टाइम है कि किसी जॉब को इतने टाइम पे कंप्लीट हो जाना चाहिए. तो अगर कोई वर्कर उस काम को उसी टाइम पे कंप्लीट कर लेता है तो वो इफिशिएंट है, अगर वो ज़्यादा टाइम लेता है तो वो क्या है, इनएफिशिएंट है. इज इट क्लियर? तो ये सारी चीज़ें हम टाइम स्टडी से फाइंड आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास मोशन स्टडी. So to conduct motion study, Taylor suggested to observe the average worker when he is performing the job and note down the movement he is doing, how many time he is getting up from his place, how many time he is bending down, etc. ठीक है, मोशन स्टडी जो बेसिकली परफॉर्म किया जाता है, मोशन स्टडी इसलिए परफॉर्म किया जाता है जो भी किसी वर्कर के वर्किंग में या किसी वर्कर के परफॉर्मेंस में जो भी अननेसेसरी मोशन होते हैं उनको रिमूव करने के लिए मोशन स्टडी किया जाता है. और मोशन स्टडी कंडक्ट करवाने के लिए टेलर ने सजेस्ट किया किसी भी एवरेज वर्कर को क्या करना है, ऑब्जर्व करना है जब वो काम कर रहा हो. इज इट क्लियर? जब वो किसी जॉब को परफॉर्म कर रहा हो और उसके जितने भी मूवमेंट होते हैं वो हमें क्या करने चाहिए, नोट डाउन कर देने चाहिए कि कितने टाइम वो क्या कर रहा है, अपनी सीट से खड़ा हो रहा है, कितने टाइम वो बेंड हो रहा है किसी भी चीज़ को उठाने के लिए. और फिर हमें ये इवोल्यूट करना पड़ता है कि कौन से अननेसेसरी मूवमेंट है, कौन से नेसेसरी मूवमेंट है. जो भी अननेसेसरी मूवमेंट है उनको रिमूव कर दिया जाता है और जो भी नेसेसरी मूवमेंट है उनको क्या कर दिया जाता है, इंक्लूड कर दिया जाता है. यही क्या कहलाता है, मोशन स्टडी कहलाता है. इज इट क्लियर? हर एक जॉब के लिए क्या करना पड़ता है, हर एक जॉब को परफॉर्म करने के लिए जो भी मोशन या मूवमेंट परफॉर्म करने पड़ते हैं वो सेलेक्ट कर लिए जाते हैं और जो भी अननेसेसरी मूवमेंट है उनको क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है. इज इट क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट है, यानी फोर्थ जो हमारे पास क्या है टेक्निक है वो है डिफरेंशियल वेजेस पीस वेजेस सिस्टम. दिस टेक्निक इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेटर ऑफ द एम्प्लॉय टू परफॉर्म एफिशिएंटली. तो ये जो टेक्निक होती है ये क्या होता है, ये टेक्निक जो है वो बेस्ट मोटिवेशन है किसी भी एम्प्लॉय के लिए उसकी फुल ऑफ एफिशिएंट या उसकी फुल ऑफ एफर्ट को यूटिलाइज करने के लिए. इज इट क्लियर? टू कंडक्ट और अडॉप्ट द डिफरेंशियल वेजेस सिस्टम, Taylor suggested that the company must fix a standard rate of wages worker producing standard output or their target.
द वर्कर हु प्रोड्यूस मोर देन द स्टैंडर्ड टारगेट मस्ट बी पेड हायर रेट वेजेस एंड दोज हु प्रोड्यूसिंग लेस स्टैंडर्ड आउटपुट मस्ट बी पेड लेस देन द स्टैंडर्ड रेट। सो इस टेक्निक को टेलर ने क्या किया, बेस्ट मोटिवेशन या बेस्ट मोटिवेटर इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पैसे की बात आती है, यहाँ वेजेस की बात आती है। इज इट क्लियर? और मनी जो होता है वो बेस्ट मोटिवेटर होता है किसी भी एम्प्लॉय के लिए। सो डिफरेंशियल पीस वेजेस सिस्टम में जो फ्यूल है, जो हमारे क्या है टेलर है, उन्होंने ये सजेस्ट किया कि हर एक कंपनी को एक स्टैंडर्ड रेट सेट कर देना चाहिए कि इतने आउटपुट में एक टारगेट सेट कर देना चाहिए कि इतने आउटपुट में इतनी वेजेस हो मिलेगी या मिलनी चाहिए। इज इट क्लियर? और जो टारगेट से ज़्यादा क्या करता है, आउटपुट प्रोड्यूस करता है, उसे ज़्यादा वेजेस पेड करनी चाहिए। और जो कम क्या करता है, टारगेट से कम क्या करता है, आउटपुट प्रोड्यूस करता है, उसे क्या करना चाहिए, कम वेजेस पेड करनी चाहिए। इससे क्या होता है, इससे बहुत सारे फायदे होते हैं। जो कम प्रोड्यूस कर रहा है वो सेल्फ मोटिवेटेड होके क्या करता है, ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जांपल किसी भी बिजनेस में क्या है, 2 एम्प्लॉय है, एक क्या कर दिया है, टारगेट सेट कर दिया है कि एक दिन में 50 आउटपुट निकालना ज़रूरी है। इज इट क्लियर? सो जो 50 एक टारगेट सेट कर दिया है, स्टैंडर्ड टारगेट है, जो 50 आउटपुट क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, उसे ज़्यादा आउटपुट, उसे ज़्यादा वेजेस मिलेगी। और जो कम करेगा उसे क्या किया जाएगा, पिनलाइज किया जाएगा, यानी उसे पेनल्टी लगेगी। इज इट क्लियर? तो इससे क्या होगा, जो कम प्रोड्यूस करता है वो भी मोटिवेट होके क्या करेगा, ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि अगर वो कम प्रोड्यूस करता है तो उसे पेनल्टी लगेगी, यानी उसे कम सैलरी मिलेगी या कम वेजेस मिलेंगे। इज इट क्लियर? तो ये भी क्या है, एक बेस्ट टेक्निक टेलर द्वारा क्या की गई, इंट्रोड्यूस की गई। इससे क्या होता है, जो इनएफिशिएंट वर्कर है वो भी क्या हो जाता है, एफिशिएंट हो जाता है। इज इट क्लियर? ना नेक्स्ट है हमारे पास, लास्ट हमारे पास है, जो लास्ट टेक्निक है वो है मेंटल रेवोल्यूशन। इज इट क्लियर? सो Taylor said that generally every organization worker feel the management exploit them, overburden them with excess of work and pay them less. On the other hand, management feel that worker always grumble. They follow go slow policy, damage the equipment and work carelessly. Both the group suspect each other. In this technique. In the technique of mental revolution, Taylor stressed that there is no need to change. There is need to change the attitude of both group drastically. He referred to change as revolution of mind, develop positive thinking and feeling of cooperation of each other. So Taylor ने ये सजेस्ट किया, टेलर ने ये कहा कि हमारे बिजनेस में क्या होता है, 2 ग्रुप होते हैं, एक तो सुपीरियर, एक क्या होता है, वर्कर ग्रुप होता है, यानी सबऑर्डिनेट ग्रुप होता है। इज इट क्लियर? जो वर्कर होते हैं वो हमेशा ये मानते हैं या ये सोचते हैं कि उनको क्या किया जा रहा है, एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, या उनको जो मैनेजर है वो क्या कर रहे हैं, वर्क के थ्रू ओवरबर्डन कर रहे हैं, और जो उन्हें सैलरी मिल रही है उन्हें कम सैलरी दी जा रही है। वहीं दूसरे तरफ क्या करते हैं, जो मैनेजमेंट होता है वो ये सोचता है जो वर्कर है वो हमेशा क्या करते हैं, ग्रैम्बल करते हैं, या हमेशा स्लो काम करने की पॉलिसी को फॉलो करते हैं, या फिर इक्विपमेंट को डैमेज करते हैं, और केयरलेसली क्या करते हैं, वर्क करते हैं। तो दोनों जो ग्रुप है वो एक दूसरे के बारे में क्या करते हैं, एक दूसरे की जो एबिलिटी है उस पर सस्पेक्ट करते हैं, या दोनों को एक दूसरे की एबिलिटी पे क्या होता है, एक क्या होता है, सस्पेंस होता है कि दोनों अपने कामों को अच्छे से परफॉर्म नहीं करते। इज इट क्लियर? सो दोनों ग्रुप का क्या होता है, एक दूसरे के प्रति क्या होता है, मिसकंसेप्शन होता है। तो टेलर ने ये स्ट्रेस किया कि दोनों के माइंड में क्या होना चाहिए, एक ड्रास्टिक चेंज होना चाहिए, और दोनों के अंदर एक मेंटल रेवोल्यूशन होना चाहिए। एक दूसरे के साथ उन्हें क्या करना चाहिए, कॉपरेशन से काम करना चाहिए, और एक दूसरे के लिए उनके अंदर क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। बिकॉज अगर मैनेजमेंट क्या करता है, अपने वर्कर को क्या करता है, अंडर एस्टिमेट करता है, या फिर जो वर्कर है अपने मैनेजमेंट को क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि वो उन्हें क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, तो दोनों क्या करेंगे, अपना 100% से, यानी अपने बेस्ट ऑफ एफर्ट से वो काम नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? सो क्या होगा, उससे क्या होगा,
जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा और कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन को उससे लॉस होगा। तो इसीलिए जो हमारे टेलर है उन्होंने क्या किया, ये सजेस्ट किया कि दोनों के दिमाग में क्या होना चाहिए, एक मेंटल रेवोल्यूशन होना चाहिए और दोनों को एक दूसरे के वर्क को क्या करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए और कॉपरेशन के साथ काम करना चाहिए। इज इट क्लियर? दैट्स इट फॉर